एवरीवन, द साइड अंजलि आर्या। और आज हम लोग करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आपकी 10 नंबर की वेटेज रखने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो कोई भी स्टूडेंट टीचिंग एप्टीट्यूड को बिल्कुल बोरियत की तरह ना ले, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज़ को रियल लाइफ से रिलेट करके समझने वाले हैं। तो ठीक है, रटने वाला इसमें कुछ है नहीं, समझने वाला है, समझते हुए चलेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें मैंने टीचिंग का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, ये जो है ना टीचिंग का, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, आज की बात कर रही हूँ मैं। आज मैंने आपका जो लर्नर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग, ये मैं अब कराने वाली हूँ। और आज ही मैंने मेथड्स ऑफ टीचिंग ये रिकॉर्ड किया है। टीचिंग एड्स हैं और इवैल्यूएशन सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि पूरा कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड आपको कल मिल जाएगा। देखो, मैंने कितनी मेहनत की है आपके लिए। एक ही दिन में पूरा का पूरा टॉपिक ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ, है ना। तो इसके लिए आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है मुझे मोटिवेट करने का। और मोटिवेट कैसे करोगे मुझे? अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्यारे प्यारे कमेंट लिख के, जिससे मुझे पता लगे कि जो मेरी टीचिंग है वो कैसी है, मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है अपनी टीचिंग में। और सब्सक्राइब भी करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग वीडियोस देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, है ना। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। एक सेकेंड। तो गलती से हमारी दूसरी वाली PDF खुल गई थी। तो चलिए, मैं आपको एक बार टाइम दिखा देती हूँ। अब बज गए हैं रात के 11, है ना। तो देखो कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, आपका भी फ़र्ज़ बनता है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं जो लर्नर्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं जो लर्नर हैं उनकी कुछ कुछ विशेषताएं क्या क्या होती है ना। क्योंकि मेन जो आपका सिलेबस में टॉपिक दे रखा था वो तो यही है। और उसकी जो स्लाइड, मतलब कि कहने का मतलब उसका जो पेज है वो मैं ऐड करना भूल गई हूँ। तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ जो लर्नर क्या होता है। जैसे अब एट प्रेजेंट के टाइम में अगर मैं बताऊँ तो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं एजुकेटर हूँ, और आप लोग क्या हो? आप लर्नर हो। वैसे ही जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी स्कूल में, होने वाली तो है ही, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो, बिल्कुल होगी, है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। हाँ जी। तो आप जब पढ़ाओगे बच्चों को तो वहाँ पे जो आपके स्टूडेंट, आपके जो क्लास के बच्चे होंगे, वो आपके लर्नर हो जाएंगे और आप उनके एजुकेटर हो गए, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है जो लर्नर है, जो सीखने वाले बच्चे हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या होंगी। आपका सिलेबस में टॉपिक ये दिया गया है, तो आपको बताना है। देखो, वहाँ पे पहला जो आपका पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है रेडीनेस। आपके जो स्टूडेंट हैं, आपके जो लर्नर है, वो पढ़ने के लिए कितने रेडी हैं। समझ गए बात को? कितने रेडी है पढ़ने के लिए। तो आपको क्या करना है? उनको मोटिवेट करना है, ठीक है, पढ़ाने के लिए। अगर वो पढ़ना ही नहीं चाहते, आप पहले क्लास में जाओगे। क्लास में जाने के बाद आप क्या करोगे? आप ये थोड़ी कहोगे चलो ठीक है अब अपनी किताबें खोलो और चलो हम ये वाला टॉपिक करने वाले हैं। पहले आपको देखना है कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई में या नहीं ले रहे। उसके बाद आपको उन्हें तैयार करना है पढ़ने के लिए। उसके बाद उनको मोटिवेट करोगे। फिर आपको क्या करना है? उसमें इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी जो है जागृत करनी है सीखने के लिए। ये हो गया। उसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो एक्सरसाइज का यहाँ पे मतलब हो जाता है उनको प्रैक्टिस कराओ कि वो सीखना क्या चाहते हैं। व्हाट इज़ लर्न, वो सीखना क्या चाहते हैं। यहाँ पे मतलब है कि जैसे आपने लेक्चर जो है ना, आपका 40 मिनट का लेक्चर, आपकी घंटी है 40 मिनट की, और आप 30 मिनट से लगातार कंटिन्यूस बोले जा रहे हो। बच्चे बोर हो जाएंगे ना। तो बीच में आपको उनकी थोड़ी सी एक्सरसाइज करानी है ताकि बच्चे एक्टिव रहें। आपको जैसे छोटा सा एक जोक मार देना है पढ़ाते टाइम पे, या फिर अपनी कोई भी बात जो कि इंटरेस्टिंग हो, है ना, जो कि एक अच्छा सा माहौल क्रिएट करे क्लास में, जिससे बच्चों की नींद भाग जाए, इस हिसाब से। उसके बाद अगर हम बात करें तो इफ़ेक्ट की, जो लर्नर्स हैं आपके, उस पर आप इफ़ेक्ट क्या डालोगे। यहाँ पे आपको ना एक्टिविटी ऐसी करानी है जो एसोसिएटेड हो किसके साथ, उसकी जो प्लेजर है उनके साथ, मतलब कि प्लेजर के साथ एक्टिविटी जो है वो एसोसिएटेड हो। और आपको अवॉइड करना है, क्या अवॉइड करना है? उनको पनिशमेंट। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, डंडे मारते थे टीचर्स, है ना, लेकिन अब तो नहीं होता, डंडे वंडे तो नहीं मारते। तो ये वाली यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद है आपको ये देख लेना है पढ़ाने से पहले कि जो बच्चे हैं उनका एटीट्यूड कैसा है, उनकी हैबिट कैसी है,
और अगर हैबिट जो है उनकी अच्छी नहीं है तो आप एज अ टीचर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको पॉजिटिव एटीट्यूड और उनको इनकरेज करो अच्छे काम करने के लिए। ये सब हैं। उसके बाद है जो लर्नर्स हैं उनमें जो गुस्सा है, जो उनका एग्रेशन है, एंगर है, जेलसी है, वो तो उनमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपको ये मेक श्योर करना है, क्योंकि जो ये एंगर है और जेलसी है ये क्या करते हैं, आपकी जो लर्निंग की एबिलिटी है उनको वीक कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लर्नर की। आप एसोसिएट करके देखो, अब एट प्रेजेंट आप लर्नर हो, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो आप लर्नर हो, तो आप अपने आप से देखो कि आपकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, तो उससे आपको रिलेट करके चलना है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं रटने वाला, कुछ बुकिश नॉलेज का कुछ है ही नहीं, बस आपको अपने हिसाब से चलना है। और वहाँ पे एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके बिल्कुल नॉलेज बेस्ड आएंगे। ये देखा जाएगा कि जैसे सिचुएशन बेस्ड आ जाएंगे, उसको उसमें आंसर करना है आपको अपने हिसाब से। तो चलिए हम देख लेते हैं जो कैरेक्टराइजेशन ऑफ लर्नर्स, जो लर्नर्स है, जो सीखने वाले बच्चे हैं, उनको कैटेगरी में बांटा गया। और कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा गया ये हम देख लेते हैं एक बार। तो चलिए देख लेते हैं। जो आपकी पहली कैटेगरी है वो है, पहली कैटेगरी है व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण। उनका जो पर्सनल है और उनका सामाजिक बोले तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ पे बताया है कि जो हमारे शास्त्र है पुराने टाइम में, तो शास्त्रों में ना जीवन को 4 भागों में बांटा गया था। भाई कौन कौन से थे, हमारा ब्रह्मचार्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ और संन्यास है। तो जीवन के जो पहले 25 साल थे ना, उसमें ब्रह्मचार्य का पालन करता था व्यक्ति। तो उसमें क्या था, व्यक्ति का जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड होता था ये ब्रह्मचार्य वाला। खैर ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सामाजिक कारक जो है उसमें शामिल किया गया, जैसे कि अवस्था और परिपक्वता, मतलब कि जो उनकी मैच्योरिटी का लेवल है, जो लर्नर्स हैं आपके, उनका मैच्योरिटी का लेवल क्या है, किस हद तक वो मैच्योर है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, विषय के प्रति उनकी मनोदृष्टि और प्रेरणा। अब जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो उनके प्रति उनका एटीट्यूड कैसा है, मोटिवेशन कैसी है। उसके बाद बात करते हैं व्यावसायिक अपेक्षा या आकांक्षाएं। यहाँ पे बात करते हैं कि जो व्यावसायिक है, जो आपका वोकेशनल है, उसके प्रति उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका रवैया कैसा है, उनकी कहने का मतलब एक्सपेक्टेशन कैसी है। व्यावसायिक बोले कि तो वोकेशनल जो है आपका स्किल बेस है, उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। विशेष प्रतिभा का यहाँ पे मतलब उनके अंदर टैलेंट क्या है वो आपको सर्च करना है। किसी बच्चे का टैलेंट है, उसको सिंगिंग में वो बहुत अच्छा है, किसी का डांसिंग बहुत अच्छा है ना, किसी की मिमिक्री बहुत अच्छी है, और बोले तो मतलब कि अलग अलग बच्चे का अलग अलग टैलेंट होता, तो आपको पहचानना है। उसके बाद है आपकी यांत्रिक निपुणता, और अगला पॉइंट कहता है विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता। समझ के बात को, अलग अलग जो इन्वायरमेंट है, अलग अलग माहौल में वो एडजस्ट हो सके, काम कर सके। उसके बाद क्लासिफिकेशन किया गया है किसके बेसिस पर, लर्निंग का, जो लर्नर्स हैं हमारे, उनका क्लासिफिकेशन किया गया है लिसनिंग के बेसिस पर, वो सुनते कैसे हैं उसके बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला कहता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में क्या हो जाएगा, यह जो श्रवण है, मतलब कि जो सुनना है, ये उद्देश्यपूर्ण होता है। क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण, पर्पसफुल। ऐसे थोड़ी आप क्लास में जब पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो वो ऐसे ही थोड़ी आपकी बात सुन लेंगे। अब मैं ये आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, आप ऐसे ही थोड़ी मेरी बात सुन रहे हो, आपको गर्ज है इसीलिए तो आप सुन रहे हो, है ना। तो और जिनका जो ये सब्जेक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं है, वो थोड़े आएंगे क्लास में सुनने के लिए कि देखते हैं अंजलि मैडम क्या पढ़ा रही है ना, हमें सुनना है। ऐसे थोड़ी कोई क्लास में बैठ जाएगा सिर्फ सुनने के लिए। तो जो सुनना है, जो श्रवण है, वो उद्देश्यपूर्ण होता है। बच्चों के लिए उद्देश्यपूर्ण क्यों हो जाएगा, क्योंकि उन्हें एग्जाम क्रैक करना है। आपकी जो क्लास के बच्चे हैं वो क्यों सुनेंगे आपका लेक्चर, क्योंकि उन्हें एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। जो एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में डिस्कस किए दोनों शब्द, एक बार, मेरे को याद नहीं कौन सी वीडियो में करें, लेकिन तो एम्पैथेटिक होता है उसके जैसा फील करना। आप अपने दोस्त के जो शूज़ हैं उनमें अपना पैर अगर घुसाते हो, तो वो क्या है, वो एम्पैथेटिक है, बिल्कुल उसके जैसा फील करना, जैसा वो फील कर रहा है। और सिंपैथेटिक होता है कि मतलब कि थोड़ा सहानुभूति देना, कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है, हाँ, ऐसा उसको सहानुभूति देना। तो एम्पैथेटिक लिसनिंग का यहाँ मतलब है, यह सक्रिय श्रवण का एक जो एक्टिव लिसनिंग है उसका एक रूप होता है, जिसमें दूसरे व्यक्ति को समझने का प्रयत्न किया जाता है।
बात को समझ रहे हो? दूसरा जो आपका फ्रेंड है, कोई भी व्यक्ति है जो आपके करीबी है, उसको समझने का प्रयत्न करते हो, उसके जैसा समझने का प्रयत्न करते हो, उसके जैसा दुख को महसूस करते हो। उसके बाद है इवेलुएटिव एंड क्रिटिकल लिसनिंग। यहाँ पे देखो कितना अच्छी इन्होंने बात करी है, इवेलुएटिव एंड क्रिटिकल लिसनिंग। कुछ जो लर्नर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इवेलुएटिव और क्रिटिकल लिसनिंग होते हैं। अब जैसे आप बच्चों को पढ़ाओगे क्लास में, और क्लास में पढ़ाते टाइम क्या होगा, बच्चे आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, आपने कुछ बोल दिया बाय मिस्टेक, कई बार हमारी टंग स्लिप हो जाती है और हम पता नहीं अनकॉन्शियसली क्या कुछ बोल देते हैं। तो क्या करेंगे, कुछ जो बच्चे हैं ना वो इवेलुएट करेंगे कि अच्छा सर ये कैसे हो गया, आपने तो ये कुछ और ही बताया था, पिछली बार आपने कुछ और बताया था, अब आप कुछ और कह रहे हो, है ना। तो ये होती है इवेलुएटिव एंड क्रिटिकल लिसनिंग, जो वो आपके बोलने के साथ साथ उनमें नुकसान, मतलब सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं भी, क्या निकाल रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं ना। ये वाली बात है यहाँ पे। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसमें श्रोता वक्ता के संदेश की परिशुद्धता, सार्थकता और उपयोगिता का मूल्यांकन करता है। जो हमारा जो ऑडियंस है, जो कि बच्चे हैं आपके, आप एज अ टीचर जब आप बोलोगे, आप क्लास में कोई लेक्चर डिलीवर करोगे, तो बच्चे क्या देखेंगे, आपकी परिशुद्धता देखेंगे, वो आप कितना क्लियरली, कितना सार्थक और कितना सही मतलब कि पढ़ा रहे हो, जो कंटेंट आपने डिलीवर करा है उसका मूल्यांकन करते हैं बच्चे। और कौन से बच्चे करेंगे, जो इवेलुएटिव और क्रिटिकल लिसनिंग वाले बच्चे हैं। उसके बाद बात करते हैं एप्रिशिएटिव लिसनिंग। क्या बात करते हैं, एप्रिशिएटिव लिसनिंग। इसमें क्या है, इसमें ना मनोरंजन, मानसिक रूप से आराम देने वाली, भावनात्मक रूप से उद्दीप्त करने वाली जानकारी को शामिल किया जाता है। कहने का मतलब ये एप्रिशिएटिव लिसनिंग होती है कि अच्छा टीचर ने तो बहुत अच्छा पढ़ाया है ना, मज़ा आ गया पढ़ के, है ना, कितना अच्छा लेक्चर था उनका, और बिल्कुल नींद ही नहीं आई, नींद ही भाग गई, है ना। अब क्या होता है, चलो ये तो वैसी बात है, क्या है ना, टॉपिक से भटक जाएंगे वैसे तो हम। चलो टॉपिक पे चलते हैं। अगला कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल। अब थिंकिंग स्टाइल के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें क्या बात की गई है कि आपका एक तो होता है रिफ्लेक्टिव थिंकर्स होते हैं, एक क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं, एक होते हैं हमारे कॉन्सेप्चुअल थिंकर होते हैं, एक होते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच वाले होते हैं। तो ये कुछ लर्नर्स हैं जिनके बताए गए हैं टाइप, किसके बेसिस पर बताए गए हैं, उनके सोचने के तरीके से बताए गए हैं, वो कैसे सोचते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कुछ जो लर्नर्स हैं वो कैसा सोचते हैं, रिफ्लेक्टिव सोचते हैं। रिफ्लेक्टिव क्या होता है, ये सदैव विषय वस्तु के संबंध में नई जानकारी लेना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, नई जानकारी, कुछ नया कुछ नया कुछ नया, है ना। ये पुराने से जल्दी बोर हो जाते हैं, कुछ नया ये लेना चाहते हैं हर बार। अब कहते हैं दूसरा पॉइंट कहता है यह नई जानकारी को अतीत के अनुभव से संबंधित करने की चेष्टा करते हैं। जो इन्होंने नया सीखा है ना, वो पास्ट में जो इनको नॉलेज थी उससे वो रिलेट करके सीखते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है सदैव तर्क जानने का प्रयास करते हैं। अगर मैंने आपको कुछ बता दिया, अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, तो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आप बोलोगे मैडम लॉजिक बताओ, किस लॉजिक से आया। मैं कहूँगी जी 2 और 2 4 होते हैं, आप कहोगे मैडम 2 2 तो 4 होते हैं, लेकिन लॉजिक बताओ, लॉजिक। ऐसे रटेंगे नहीं, वो लॉजिक के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अगला क्या कहता है, इसमें सीखने के दौरान भावुकता का अंश होता है। वो थोड़ा भावुकता का अंश भी क्या होता है इसमें होता है, किसमें, सीखने के दौरान। अब कहते हैं क्रिएटिव थिंकर। क्रिएटिव थिंकर कौन से होते हैं, जो क्रिएटिव होते हैं। और जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी बस जल्दी हो जाए, है ना, बस जल्दी हो जाए, इसलिए वो क्लास को ना 2x की स्पीड पर भगाते हैं, बस जल्दी, है ना, वो क्रिएटिव सोचते हैं। और आज एक स्टूडेंट का कमेंट आया, कहता कि मैडम मतलब कि आपकी जो हम ना, और जो मतलब कि एजुकेटर हैं उनकी क्लास को देखते हैं 2x पे करके, 1.75x पे करके देखते हैं, लेकिन आपकी क्लास हम नहीं देख पाए। हम ना आपकी तो इतनी स्पीड है, मतलब कि मैं क्या करूँ, अनकॉन्शियसली इतनी स्पीड अपने आप हो जाती है। मैं आराम से बोलने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्रिएटिव थिंकर कौन से होते हैं हमारे। ये नई जानकारी के साथ क्रीड़ा भाव, टू प्ले विद न्यू इन्फॉर्मेशन। ये नई इन्फॉर्मेशन तो लेना चाहते हैं, उसके साथ एसोसिएट करते हैं। उसके बाद ये जो क्रिएटिव थिंकर वाले लोग होते हैं ना, ये भी तर्क को जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि समस्याओं के स्वयं द्वारा विकसित समाधान। मतलब ये क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो ये खुद का सॉल्यूशन निकालेंगे, दूसरों के सॉल्यूशन पे नहीं चलेंगे, अपने खुद का सॉल्यूशन होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं ये शॉर्टकट सॉल्यूशन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अब जो क्रिएटिव लोग हैं वो तो क्या करेंगे, कुछ नया क्रिएट करेंगे, तो ये ना शॉर्टकट पे चलते हैं। शॉर्टकट का मतलब समझ रहे हो ना, बस जल्दी कोई काम हो जाए, तो ये शॉर्टकट सॉल्यूशन पे चलते हैं। उसके बाद है कंसेप्चुअल जो थिंकर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, विचारिक जो विचारक है। इसमें क्या कहा है, उनके मन में पहले से ही एक विचार होता है, जैसे कि कॉन्सेप्चुअल
एक कॉन्सेप्ट उनके मन में पहले से ही होता है, ये नई जानकारी को सहज ही स्वीकार नहीं करते। अगर कोई नई जानकारी आई है तो उसको अपने आप ये स्वीकार नहीं करते, वे सदैव मन में एक बड़ी तस्वीर लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, एग्जांपल से आप जल्दी रिलेट कर पाओगे। जैसे कि एक पुरानी धारणा है, क्या कहते हैं कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो क्या होगा, कुछ ना कुछ अपशगुन, कुछ बुरा होगा हमारे साथ, कहते हैं ना। तो इनके जो माइंड में वो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि अगर काली बिल्ली आई, रास्ता उन्होंने काटा मेरा, तो मेरे साथ तो जरूर कुछ ना कुछ बुरा होगा, और बाय लक उनके साथ कुछ गलत हो भी जाता है तो क्या कहेंगे, अब काली बिल्ली ने रास्ता काटा था इसलिए कुछ गलत हुआ मेरे साथ। तो ये जो कंसेप्चुअल वाली है ना, ये एक माइंड, अपने माइंड में एक पहले से एक विचार को बिठा के रखते हैं। समझ के आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये रचनावादी दृष्टिकोण वाले लर्नर्स होते हैं। ये कहते हैं, जो इनके अनुसार जो शिक्षण अधिगम है वो 5 अंतर संबंधित अवयव के होते हैं, जिसको 5 पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। ये निम्नलिखित होते हैं, जो इंगेज है, एक्सप्लोर है। इंगेज में क्या होता है, इसमें शिक्षक जो टीचर है, जो कि आप हो, इसमें आप जो क्या करोगे, बच्चों को ना लर्निंग के लिए इंगेज करोगे, प्रेरित करोगे, मोटिवेट करोगे। एक्सप्लोर का यहाँ पे मतलब होता है सीखने के लिए सभी इंद्रियों का उपयोग, सामूहिक भावना एवं कुछ सामान्य कॉमन एक्सपीरियंस विकसित होना, यहाँ पे आदि शामिल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्सप्लेन, एलिबरेट और इवैल्यूएशन। एक्सप्लेन में क्या होता है, शिक्षक शिक्षार्थी में पारस्परिक विचार विमर्श, व्याख्या आदि इसमें आते हैं। एक्सप्लेन करना हर एक चीज़ को, जो मैं कर रही हूँ अभी। उसके बाद कहते हैं एलोबरेट, इसमें क्या होता है, एक छोटी सी चीज़ है। अब छोटा सा ये पॉइंट था, ये जो कंसेप्चुअल वाला, मैंने इतना ज़्यादा एलोबरेट किया, आप इसको ज़िंदगी में कभी भूलने वाले नहीं हो, क्योंकि रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया मैंने इसमें आपको, है ना। उसके बाद कहते हैं इवेलुएट। इवेलुएट में क्या होगा कि जो भी आपने पढ़ा है उसका मूल्यांकन कैसे करोगे, पढ़ चुके हैं, इवेलुएशन। अगला देख लेते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट हो जाता आपके लिए, क्या कहता है कि इंपॉर्टेंट टिप फॉर स्टूडेंट बिहेवियर कंट्रोल इन क्लास। आप एक टीचर हो तो आपकी क्लास में कोई बच्चा शैतानी करता है, कोई बच्चा मिसबिहेव करता है, ठीक है, तो आप कंट्रोल कैसे करोगे बच्चों को। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप हैं जो कि स्टूडेंट के बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे क्लास में। अब देख लेते हैं क्या कहते हैं जी। ये देखो पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि अगर शिक्षक अनुशासनहीनता पर तुरंत उचित कार्रवाई ना करे तो वह शिक्षार्थी का स्वभाव बन जाता है। यहाँ पे कहा गया है, अगर जो टीचर है, बच्चे ने अनुशासनहीनता करी, ठीक है, अगर टीचर कुछ नहीं कहता, एक बार चलो कोई नहीं, अवॉइड कर देते, बच्चा है, उन्होंने देख लिया कि हाँ कर रहा है अनुशासनहीनता, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो, तो ये बच्चे का आदत बन जाएगा, उसका नेचर बन जाएगा, वो बार बार ऐसा ही करेगा। आगे क्या कहते हैं, यदि कक्षा में अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाए, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाए, बच्चे आप समझे ही नहीं, आप टीचर हो ना, अनुशासनहीनता करने लगे आपके आगे, तो आपको क्या करना है, अपनी जो टीचिंग है वो बीच में ही रोक देनी है, तब भी तुरंत रोक देनी है अपनी टीचिंग बीच में ही। फिर कहते हैं जो ये अपने जो स्टूडेंट हैं उनको ये संदेश जाता है कि जो शिक्षक शिक्षण को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। ऐसे ही थोड़ी ना, मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं अपने पढ़ाने को लेकर बहुत सीरियस हूँ, आप बीच में बातचीत कर रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो और कक्षा में दुर्व्यवहार जो कि आप लोग कर रहे हो वो सहन नहीं होगा, ये यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है कि अगर कक्षा उत्तरोत्तर मतलब कि उसके बाद भी अनुशासनहीनता बनी रहती है, तो ये इस बात की ओर इशारा करती है कि जो आप कंटेंट लेकर आए हो, जो बच्चों को सिखा रहे हो, वो उसमें मज़ा नहीं है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो बिल्कुल बेजान है ना, उसमें वो बिल्कुल नीरस है। कहते हैं ऐसी स्थिति में शिक्षक को फिर क्या करना है, उसका जो लेसन प्लानिंग है, उसकी जो कार्यनीति है, उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए, मॉडिफाई उसको करना चाहिए। अब वह छात्रों को ऐसे कार्य में लगा दे, इंगेज करे जिसमें उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट हो। जैसे कि आप उनको राइटिंग का काम दे सकते हो। अब जैसे पढ़ा रहे हो बार बार, लेकिन एक बच्चा होगा, 2 बच्चा होगा जो अनुशासनहीनता कर रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चे अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको समझ जाना है कि मेरा जो कंटेंट है ना, या जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इसीलिए बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं। तो फिर आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करना है, अपना जो आप पढ़ा रहे हो उसको बीच में छोड़ देना है, आपको कुछ एक्टिविटी करानी है वो बच्चों को, है ना, या फिर आप सभी बच्चों को खड़े कर दो, तो कुछ मेंटल एक्टिविटी होगी या कुछ फिजिकल एक्टिविटी होगी वो करानी है, जिससे बच्चे फिर दोबारा एनर्जेटिक हो जाए। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि अगर एक बच्चा है जो कि अनुशासनहीनता बार बार कर रहा है, तो एज अ टीचर आपका क्या कर्तव्य बनेगा, बताओ मुझे। यहाँ से ना सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इतने डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं।
तो कहते हैं कि अगर एक बच्चा कर रहा है अनुशासनहीनता, तो टीचर को क्या करना है, उसे बाहर जाने का परामर्श देना है। कहते तू निकल निकल मेरी क्लास से बाहर निकल, तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है। फिर बच्चा अपने आप ही उसको शर्मिंदगी महसूस होगी और आगे वैसा काम नहीं करेगा। अब अगला पॉइंट कहता है कि शिक्षक विशेष परिस्थितियों में छात्रों, अब कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई स्पेशल वाली, तो आपको क्या करना है, जो बच्चे हैं उनके माता पिता से बातचीत भी करनी है। हो गया जी। अब देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। इसमें कहा गया है कक्षा में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव। अब क्या है, अब देखो अब होता क्या है, अब जो आप टीचर हो, ठीक है, आप क्या करोगे, अपना कंटेंट डिलीवर कर दोगे, लेकिन बच्चे कुछ पूछेंगे नहीं, बेशक उनको कुछ समझ ना आए, लेकिन वो पूछेंगे नहीं क्वेश्चन आपसे। तो आपको क्या करना है, उनको प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए, ताकि बच्चे क्वेश्चन पूछें और ज़्यादा और थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएं। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, यदि कोई प्रश्न बहुत ही सरल या अल्पमति वाला है, कहने का मतलब है कि बिल्कुल हलवा क्वेश्चन बच्चे ने पूछ लिया है, तो अब तब आप क्या करना है, तब आपको ये नहीं दिखाना कि क्या ये कोई क्वेश्चन है, ये पूछने का क्वेश्चन है, ऐसे उसको एम्बैरस नहीं करना। अगर आप ऐसे एम्बैरस करोगे तो बच्चा आज के बाद कुछ क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, जो बच्चा है, स्टूडेंट है आपका, तो उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर, उसका जो पहले का जो नॉलेज है उसके आधार पर आपको कुछ फैक्ट को प्राप्त करने, मतलब कि कुछ उसको और कुछ नया खोजने के लिए मोटिवेट करना है। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जी, हाँ जी, इससे रिलेटेड ना आपको ये चीज़ें पढ़नी है, ऐसा आप उसको कुछ सजेशन दे सकते हो। आगे कहते हैं कि अगर किसी बच्चे ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसको फीडबैक देना है। पूछे गए प्रश्नों के लिए प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि का यहाँ पे मतलब है कि फीडबैक करना आवश्यक है। अगर कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछती हो तो मैं क्या कहूँगी कि जैसे शाबाश, आप अपने बच्चों को कहोगे, अपने स्टूडेंट्स को, कि शाबाश बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ना, पर्सन बहुत इंटरेस्टिंग था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते रहा करो, जिससे सब बच्चों को भी क्या मिले, नॉलेज मिले। हाँ, आगे कहते हैं कि आपने काफ़ी अध्ययन किया है, कहने का मतलब है आपको बच्चों को कहनी ये बातें, इससे छात्रों को प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, और बच्चे ना ऐसे मुस्कुराते फिरेंगे, उनकी ना क्लास के सामने पोज बन जाती है, हाँ टीचर ने मुझसे ये बोला है, टीचर ने ये बोला है ना, होता है ऐसा। तो कहते हैं आपने काफ़ी हाँ, उसके बाद कहते हैं कि इससे छात्र मोटिवेट होते हैं और कक्षा का जो वातावरण है वो पॉजिटिव बन जाता है, और इससे ना और बच्चे मोटिवेट होंगे प्रश्न पूछने के लिए, और उनकी झिझक जो है वो खत्म होगी। अब कहते हैं कि शिक्षक को यह संदेश देना चाहिए, अच्छे प्रश्न पूछना उनके विचार एवं ज्ञान को जो प्रतिबंधित होता है रिफ्लेक्ट करता है। शिक्षक को कम या प्रश्न न पूछने वाले शिक्षार्थी के साथ समानुभूति होनी चाहिए और ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए कि वे सहजता से प्रश्न पूछ सके। अब क्या होता है, क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो जो कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछते, उनको समझ में आए ना आए, बस उनका होता है कि टीचर एक बार लेक्चर डिलीवर करके चले जाए और बस खत्म बात है। तो आप उन बच्चों को भी आपको मोटिवेट करना है कि आप कुछ पूछो, क्वेश्चन पूछो, आपको क्या समझ नहीं आया है ना, या तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछो या फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। उसके बाद कहते हैं कि केवल कुछ ही विद्यार्थियों को कक्षा में आधिपत्य स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अब क्लास में क्या होता है, कुछ बच्चे का ना थोड़ा वो इंटेलिजेंट टाइप में है, कुछ बच्चों को बॉस बना दिया जाता है क्लास का, कि तू हेड है क्लास का, तू करेगा जो करेगा ना। उनके कुछ टेस्ट, क्लास टेस्ट लिया भाई, क्लास जो टेस्ट है ना, सब बच्चों के टेस्ट तू ही चेक करेगा है ना, तू ही अटेंडेंस लेगा, और तू ही ना, अगर मतलब कि कोई जो टीचर है वो क्लास से बाहर जा रहा है तो उनको, उस बच्चे को खड़ा करके चला जाता है कि आपको देखना है कोई बच्चा यहाँ पे शरारत तो नहीं कर रहा है। ऐसे जो कुछ बच्चे होते हैं उनका आधिपत्य स्थापित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आपको हर विद्यार्थी को इक्वल लेवल पे ट्रीट करना है, ऐसे क्लास में पार्शलिटी की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो आगे कहता है, यदि एक शिक्षक होने के नाते आपने कुछ कठिन प्रश्न पूछ लिया है, अगर आप कुछ डिफिकल्ट पूछ रहे हो, तो आपको अगर अब बच्चे हैं बेचारे, वो क्या उत्तर देंगे जब आप इतना कठिन लेवल का क्वेश्चन से पूछ रहे हो, तो आपको उनको थोड़ा हिंट देना है कि मैंने पढ़ाया था पिछली बार, देखो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है, आपको इस टाइप से हिंट देना है बच्चों को। उसके बाद जिससे बच्चे का जो क्यूरियोसिटी डेवलप हो, सर ने तो वो पढ़ाया था है ना, मैडम ने तो वो पढ़ाया था, ऐसे। चलो जी, ये है आपके, अगर अगला कहता है पॉइंट आपका, यदि एक पर्सन, बहुत सारे विद्यार्थी बार बार पूछ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन है बार बार अलग अलग वो पूछ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपने जो पढ़ाया है उसको दोबारा से अवलोकन करना, इवेलुएट करना है कि मैंने जो पढ़ाया था उसमें कुछ कमी है, जब तो इतने सारे बच्चे वही सेम क्वेश्चन बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वो कंटेंट दोबारा पढ़ाना है। तो यहाँ पे कहा गया है, शिक्षक यह कह सकता है, कभी कभी मुझसे एक विषय से दूसरे विषय पर जाने में शीघ्रता हो जाती है। आपको कहना है कि मैं ना बहुत जल्दी, मैंने वो जो अपना पहले वाला टॉपिक था जिसमें से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, शायद मैं जल्दी जल्दी में कंप्लीट करा दिया, आप लोगों को समझ नहीं आया है ना, जल्दी में आ गया वहाँ पे। इस तरह से आपको बच्चों को कहना है, ये नहीं कहना कि ये तो मैंने बहुत बार पढ़ाया है, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ऐसा कहते हैं टीचर, आपको नहीं कहना है। एक अच्छे टीचर होने के नाते
ये टीचिंग एप्टीट्यूड आपको इसीलिए सिखाया जा रहा है। उसके बाद कहते हैं आपको ये शब्द यूज़ नहीं करने हैं कि इससे पहले मैंने बहुत बार इसको पढ़ाया है। इससे क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर पड़ता है और बच्चे नहीं पूछते हैं क्वेश्चन। हाँ जी। तो उसके बाद है आपका, अब देख लेते हैं फैक्टर इफेक्टिंग लर्निंग। लर्निंग जो है ना, उसको कौन कौन से फैक्टर है वो इफेक्ट करते हैं, अब इसको देख लेते हैं। पहला है शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड टीचर। देखो यहाँ पे ना मैं कुछ पॉइंट आपको कराऊंगी, लेकिन देखो आपको ना ये देखना है पूछा क्या गया। फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग, जो टीचिंग, आप एक टीचर हो तो कौन कौन से टीचर के फैक्टर है जो टीचिंग करते टाइम, पढ़ाते टाइम फैक्टर, ऐसे कौन से फैक्टर है जो आपको पढ़ाते टाइम इम्पैक्ट करेंगे, प्रभाव डालेंगे आपके ऊपर। ये बात की गई है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, ये इन्होंने बात करी है। अब उसके बाद कहते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। अब टीचर जो है उसकी क्वालिफिकेशन भी भाई बहुत जो इम्पैक्ट करती है। अब ये माना जाता है कि जो अधिकतर योग्य शिक्षक हैं, जो कि जिन्होंने बीएड कर रखी है, जिन्होंने मास्टर्स कर रखी है, जो योग्य शिक्षक है वो हायर क्लासेस को पढ़ाएंगे, और जो कम योग्य शिक्षक है जिन्होंने जेबीटी कर रखी है ना, वो लोअर जो क्लासेस को पढ़ाएंगे, जैसे पहले से 5वीं तक को पढ़ाएंगे जेबीटी वाले, इस टाइप के। तो इसके लिए सरकार ने क्या करा, अलग अलग कक्षाओं के लिए योग्यता निर्धारित की है। जैसे जेबीटी है, जेबीटी किसके लिए होगी, पहले से 5वीं तक के लिए होगी। और बीएड किसके लिए होगी, अब बीएड आपने किया तभी तो आपने इसमें अप्लाई किया है ना, टीजीटी पीजीटी में। तो सीटेट क्या होता है, एक सेंटर का टेस्ट होता है, क्वालिफिकेशन मतलब कि ये नॉर्मल क्वालिफिकेशन का टेस्ट होता है। इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये, आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। नेट का ये भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि कॉलेज में किसके लिए, प्रोफेसर बनने के लिए होता है। नेट क्लियर करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो। उसके बाद कहते हैं टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल में क्या होता है कि शिक्षण के लिए समुचित कौशल संग्रह का होना आवश्यक होता है। अब आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो पढ़ाने के लिए आपके पास कुछ स्किल तो होनी चाहिए। कुछ स्किल ऐसी होती है जो जन्म से ही आपके अंदर है ना। अब जैसे कि ज़्यादा बोलना है ना, ज़्यादा मतलब कि अपनी बातों का प्रभाव थोड़ा दिखाना, इस टाइप की कुछ जो स्किल होती है वो जन्म से ही आपके अंदर होती है, मान गए। लेकिन कुछ स्किल जो है उसके लिए एक भावी शिक्षक को सचेत करना, देखो यहाँ पे आगे क्या कहते हैं कि लेकिन कुछ जो स्किल है उसके लिए एक भावी शिक्षक को सचेत प्रयास करना पड़ता है। लेकिन जो कुछ ऐसी स्किल होती है जिनके लिए आपको आगे प्रयास करना पड़ता है अपने टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए। अगर नहीं करते हो तो क्या होगा, आपकी जो टीचिंग है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत बहुत रोल प्ले करती है पढ़ाते टाइम पर। किस तरह के शब्दों का आप यूज़ कर रहे हो, किस तरह से बात कर रहे हो, किस तरह से आपका बिहेवियर है, वो बहुत इम्पैक्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस ऑफ टीचर। एक्सपीरियंस ऑफ टीचर में क्या है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है, अनुभव कितना है। शिक्षक स्वयं हर समय एक शिक्षार्थी होता है, बिल्कुल। आप जो है कितने ही बड़े टीचर बन जाओ, है ना, तो आपको एक लर्नर की तरह ही रहना, क्योंकि कुछ जो चीज़ें होती है ना वो एक 2 साल का बच्चा भी आपको सिखा देता है। तो जो शिक्षक होता है वो हर समय एक शिक्षार्थी होता है, लर्नर होता है। एक अच्छा शिक्षक सदैव अपने ज्ञान को छात्रों के साथ साझा करता है, बांटता है, और अपने अनुभव से छात्रों के सवालों और कक्षा के प्रबंध मैनेजमेंट को श्रेष्ठतम ढंग से नियंत्रित करता है। उसके बाद अगला हमारा कहता है कि क्लासरूम इन्वायरमेंट। आप एक टीचर हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी क्लास का इन्वायरमेंट कैसा रखना है। एक शिक्षक को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को श्रेष्ठतम बनाने के लिए कक्षा का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा रखना है। ठीक है। अब कहते हैं इकोनॉमिक फैक्टर, ये बहुत मेन रोल प्ले करता है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपका ध्यान तो यही रहेगा ना कि मेरे को पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, जो बच्चों के ऊपर कम रहेगा। वैसे ही सेम बात ना बच्चों के ऊपर भी लागू होती है। अगर बच्चे की नीड पूरी नहीं हो रही, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा ठीक नहीं है, उसकी नीड पूरी नहीं हो रही, कापी किताब पेन उसको अच्छे से नहीं मिल रहे, तो क्या होगा, बच्चे का पढ़ने में थोड़ी ध्यान रहेगा। उसके बाद कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है ये भी बहुत मेन रोल प्ले करते हैं किसको, टीचिंग को। अब कहते हैं कि जो ये दोनों हैं, ठीक है, आपका जो टीचिंग है, ये है आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ है और एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें अच्छा तालमेल होना चाहिए, समन्वय अच्छा होना चाहिए, ताकि जो शिक्षण के आपके उद्देश्य हैं उनको आप सुचारू रूप से प्राप्त उनको किया जा सके।
अब कहते हैं जी सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे इसका मतलब है कि आप एक टीचर हो। हाँ जी, आप बिल्कुल एक टीचर हो। तो कहते हैं कि आप जो विषय पढ़ा रहे हो, जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, उसमें आपकी विशेषज्ञता होनी चाहिए, आपकी मास्टरी उसमें होनी चाहिए, है ना। अगर अपने शिक्षण से छात्रों को देखो, अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक दे दिया जाए, दूसरा सब्जेक्ट दे दिया जाए पढ़ाने के लिए, तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे जितना आप अपने सब्जेक्ट में परफॉर्म कर पाओगे। यहीं पे ये बात की गई है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपकी महारत हासिल होनी चाहिए, है ना, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको अपने सब्जेक्ट की। आगे कहते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी एंड पेरेंट्स। अब माता पिता की अपेक्षाएं, जो ये वेरिएबल है, हस्तक्षेप वेरिएबल के रूप में कार्य करता है। हस्तक्षेप वेरिएबल हमने पहली वाली क्लास में पढ़ा है कौन से होते हैं, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ये पढ़ चुके हैं हम। तो माता पिता की जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कैसा है, एक अपेक्षाएं चर हस्तक्षेप के रूप में, हस्तक्षेप जो के रूप में ये कार्य करेंगी, वे शिक्षार्थी पर दबाव डाल सकते हैं, इससे शिक्षण प्रभावित होता है। अब जो माता पिता की एक्सपेक्टेशन, समाज की एक्सपेक्टेशन होती है बच्चे से, और बच्चा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। अब एक माता पिता की एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे से कि मेरा जो बच्चा है वो क्लास में फर्स्ट आए, लेकिन वो नहीं आ पाता, तो वो प्रेशराइज फील करता है, और इससे क्या होगा, जो टीचर है उसकी भी टीचिंग प्रभावित होगी, इम्पैक्ट होगी, है ना। तो बस ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है ना। और मैंने सारी की सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। किसकी रिकॉर्ड कर ली है भाई, टीचिंग एप्टीट्यूड की। कल आपको A to Z सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, फिर आप बिंदास होके पढ़ना, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया है, और इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया क्योंकि जो क्वेश्चन है ना वो कैसे पूछे जाएंगे, सिचुएशन बेस्ड पूछे जाएंगे। कोई एक सिचुएशन दे दी जाएगी, फिर आपको अपने हिसाब से उसमें छांटना है। अब जैसे हमारा ये टीचिंग एप्टीट्यूड है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, MCQ क्वेश्चन और PYQ क्वेश्चन जो कि अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। अब EMRS का तो कोई है नहीं PYQ, तो उसके तो हम करेंगे नहीं। जो टीचिंग एप्टीट्यूड जिस टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी हमारी क्लास रहने वाली है। तो देखो टीचिंग एप्टीट्यूड, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देती हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट मेरी तरफ से हो गया है, तो ठीक है जी। ICT कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद रीजनिंग में पढ़ाती नहीं हूँ। क्यों नहीं पढ़ाती, रिसोर्सेज नहीं है, फ़ोन में कैसे पढ़ाऊँगी, है ना। तो थोड़ा आप भी समझो। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैंने जनरल अवेयरनेस कराई हुई है। आप पढ़ोगे ना, पढ़ते रह जाओगे, इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद 10 नंबर की आएगी ना आपकी जनरल अवेयरनेस, वहाँ से मतलब कि आपके 7-8 क्वेश्चन वहाँ से निकल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे। उसके बाद करंट हम लोग कुछ करेंगे, और जनरल अवेयरनेस में और भी क्लासेस मैं लेके आने वाली हूँ। पहले तो आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराने में ही मैं बिजी थी। उसके बाद देखो नॉलेज ICT हो गया कंप्लीट, टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हिंदी कंप्लीट हो गई है, अब थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ भी आएंगे हम, ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है।